आई संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे आरती सिंह आंटी को। आरती आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। सबसे पहले महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना कि महाराज अपना ही सत्संग देकर हमें अपना ही गुणगान कराने की कृपा करते हैं हम पर, और इससे भी हमारा कल्याण होता है। मतलब हर तरफ से कल्याण ही कल्याण है। और आप सब जो प्लेटफॉर्म चलाते हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। आप सबकी मेहनत का बहुत शुक्राना। मैं गुरुजी के पास सबसे पहले 2004 में गई थी। वो जस्ट बाय चांस, हमें जो लगता है बाय चांस था। ऑफ कोर्स कोई चांस नहीं, महाराज की प्लानिंग होती है, महाराज का बुलावा होता है। हमारा घर और छोटा मंदिर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। उस समय तो हमें लगता था कि हम कहाँ आके रहते हैं, यहाँ कोई आसपास रहता नहीं था। अभी भी थोड़ा कम ही लोग रहते हैं आसपास। बट ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि इतने अच्छी जगह पर रहते हैं कि महाराज बिल्कुल पास हैं। कि हम भी जरा दिल्ली से बाहर जाते हैं ज्यादा तो फिर अपने घर की याद आती है, क्योंकि अपने महाराज ऐसे लगते हैं कि महाराज यहाँ रहते हैं हमारे पास, ऐसे फीलिंग है। आई एम श्योर महाराज हर जगह, हम छुट्टी पे भी जाते हैं तो भी साथ हैं। तो जब हम पहली बार गए गुरुजी के पास, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। मेरी मदर इन लॉ होती थी साथ में, एंड मेरे हस्बैंड। हम जाते थे, कभी कोई 2, कभी 3, कभी हम चारों इकट्ठे, ऐसे बनता था ग्रुप। मेरे हस्बैंड के ऊपर एक बहुत बड़ी उस टाइम प्रॉब्लम ही लगती है, उस टाइम की प्रॉब्लम लगती है, बहुत बड़ी होती है। बाद में लगता है कि आप, ये तो एक ब्लेसिंग ही थी, बिकॉज ये बात हमें गुरुजी के पास ले गई, ये मांग। हमारा एक घर चंडीगढ़ में है जो हमने रेंट पे दिया हुआ था, और हमने वो जिनको दिया था वो बहुत पावरफुल थे पॉलिटिकली। ये हमसे गलती हुई और उनकी नीयत बदल गई थी। उन्होंने हमें हमारा घर वापस देने की इंटेंशन नहीं थी। एंड मेरे हस्बैंड बहुत अपसेट थे इस बात के लिए, और इस बात का असर उनकी हेल्थ पे हो रहा था। मुझे घर की चिंता नहीं थी जितनी अपने हस्बैंड की हेल्थ की चिंता थी, बिकॉज वो बड़े सेंसिटिव इंसान हैं। जब वो महाराज पास गए तो महाराज एक्चुअली उनको बहुत प्यार करते थे। उनको कहते थे आजा सरदारा, ऐसे करके उनको बुलाते थे प्यार से। एंड फिर गुरुजी ने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। नेचुरली गुरुजी को पहले ही पता था, बुलाया ही इसीलिए था। एंड मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमारा वो घर है वो ऐसे है। एंड मेरे हस्बैंड बहुत चक्कर मार चुके थे, बहुत कोशिश कर चुके थे अपनी तरफ से। गुरुजी ने कहा कि आपको ये कि तनु ये घर 2 महीने बाद मिल जाएगा। अब उस टाइम तो हमारा ऐसा फेथ ही नहीं था। हमने सोचा ये ऐसे ही कह रहे हैं, 2 महीने में ये इतनी इम्पॉसिबल चीज कैसे हो पाएगी। बट 2 महीने बाद उनके पेपर वर्क में उनसे कोई गलती हुई और उनको बाय कोर्ट ऑर्डर दिया गया कि दे हैव टू वेकेट द हाउस। जब महाराज को मेरे हस्बैंड ने बताया घर के बारे, तो सबसे अमेजिंग बात यह है कि गुरुजी को हमारी सारी नेबरहुड पता थी कि लेफ्ट साइड में ये हैं, राइट साइड में वो रहते हैं, 2-4 कोठी छोड़ के उनका भी घर है। उस टाइम मन में ये आता है, बिकॉज फेथ कम था एंड क्वेश्चनिंग ज्यादा थी। तो उस टाइम ये था कि शायद गुरुजी चंडीगढ़ से हैं, इसीलिए वो इस एरिया को शायद जानते होंगे। ये था, ये मेरे हस्बैंड का था। जब मेरी मदर इन लॉ में हमारे साथ गई थी तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सर्जरी बताई गई थी। ओपन हार्ट सर्जरी थी, हार्ट की। एंड उनका बिल्कुल मन नहीं था कि वो कराएं सर्जरी। तो उन्होंने जैसे शिकायत करते हैं वैसे गुरुजी को बोला कि ये सब, मतलब हमारी तरफ इशारा करके ये कहते मेरी सर्जरी करानी है।
सो गुरुजी कहते कोई लोड नहीं। तो नेचुरली मेरी मदर इन लॉ बहुत खुश हुई। एंड गुरुजी की ये करनी ऐसी थी कि जब तक मेरी मदर इन लॉ अलाइव थी, गुरुजी ने उन्हें इतनी अच्छी फूलों की तरह हाथों में रख के उनको जैसे रखा था। एंड वो लास्ट मिनट तक हंसती खेलती गई हैं। उनको भी नहीं पता था कि ये मेरा लास्ट मोमेंट आ गया है। उनको इतनी भी तकलीफ नहीं होने दी महाराज ने। मेरे दोनों बेटे हमारे साथ जाते थे, स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने कुछ अपने मन में होगा, मांगा भी होगा या नहीं भी मांगा होगा, आई डोंट नो। बट ये है कि दोनों बच्चों को महाराज ने लंगर खिला के उन पे दृष्टि डाल के बहुत ब्लेस किया। मेरा छोटा बेटा पढ़ाई में एवरेज था। एंड मुझे उसकी थोड़ी पढ़ाई की चिंता रहती थी, लेकिन मुझे कहीं से कुछ समझ थी, महाराज ने डाली होगी, कि जब ये क्लास 10 में आया तो इसके बोर्ड से पहले मैं पाठ करती थी सुखमनी साहिब का। एंड मुझे नहीं पता था मैं जल बना रही हूँ गुरुजी का जल प्रसाद। मेरे पास एक किचन था जो मैं उस कप पानी के कप में डाल के पाठ करती थी। बाद में मैं उसको वो पिला देती थी। सो अब जब वो क्लास 10 के रिजल्ट्स आए, उस बच्चे ने बहुत अच्छे किया। क्लास 12 में और अच्छा किया। एंड अपने मनपसंद कॉलेज में उसको एडमिशन मिली। थ्रू आउट अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड उसको स्कॉलरशिप्स मिली। ये चीज मैंने अपने सपने में भी नहीं सोची थी कि ऐसे हो सकता है इस बच्चे के साथ। लास्ट में इसने इवन पीएचडी के लिए एनरोल किया, अपना थीसिस लिख लिया। लेकिन जब कोविड आया तो वो वापस आए हैं दोनों बच्चे। वो मैं बाद में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग बताऊंगी। सो महाराज की ब्लेसिंग्स ऐसी हैं कि एक एक पल आज तक हमें दिखती हैं। जब मैं गुरुजी महाराज के आगे मत्था टेकती थी तो महाराज हमेशा मुझे कहते थे, हमेशा तू ऐश कर। मैंने सोचा कि महाराज सबको तू ऐश कर कहते होंगे। सो मैंने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन आज मैं इस बात की मीनिंग समझती हूँ, बिकॉज जब मैं महाराज के पास जाती थी उन दिनों में मेरी लाइफ और आज की लाइफ में बहुत फर्क था, जमीन आसमान का फर्क था। एंड आई नेवर थॉट, मैंने कभी सपने में वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में नहीं सोचा था कि मेरे दिन अच्छे दिन आएंगे ऐसे। एंड मैं महाराज से कुछ नहीं मांगती थी, इसलिए ये नहीं कि मुझे मंगो नहीं मनो वाली बात नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत गुरु नानक देव जी एंड मेरे 10 गुरुज गुरु गोविंद सिंह जी इनको मानती थी। इनके मैं सारा टाइम शब्द पाठ करती थी। एंड सारे सिख प्रेयर्स को सीखने की कोशिश करती थी। शब्द गुरबानी सुनती थी और मेरी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था। और साइड बाय साइड मैं साईं बाबा को मानती थी। तो मैं ये सोचती थी, अगर मैं गुरु के पास जा जाके अलग अलग गुरुओं से मांगती रहूंगी तो ये ठीक नहीं होगा। इस कारण मैंने मांगा कुछ नहीं। बट ये नहीं पता था कि जो गुरुओं को मैं अलग समझती थी, ये तो ये गुरुजी ही सब कुछ, एक ही गुरु है, बस यही है। सो अपने आप मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे गुरुजी ने दिखाया मुझे, एक्चुअली विजुअल दिखाया कि कैसे सारे सब एक हैं। एंड आज तो मैं सिर्फ गुरुजी के पास आती हूँ, गुरुजी को मानती हूँ और गुरुजी से मांगती भी हूँ। कभी कभी मांग के फिर कहती हूँ नहीं नहीं महाराज मुझे मांगना नहीं चाहिए, बिकॉज आपको ज्यादा पता है कि मेरे लिए क्या ठीक है। सो सॉरी मैंने ये मांगा, मगर अब सॉरी नहीं मांगूंगी, ऐसे करके फिर मैं वापस ले लेती हूँ। सो उन दिनों में हम गुरुजी को जानने की कोशिश करते थे। सो बहुत कुछ देख रहे थे जिससे फेथ बनता था। एंड फिर थोड़ा डाउट भी चलता था माइंड में। एंड ये चल रहा था। सो ऐसे एक
मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे हस्बैंड के जो मैनेजर थे, अ, उनका उनका बेटा बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। अ, उसके सारे अम, उसके सारे नर्व्स, हाँ सारे नर्व्स डेड हो रहे थे पैरों के। फिर वो ऊपर ऊपर आ रहा था, नीज तक, फिर लेग्स तक, फिर नेक तक आ गया था। बिल्कुल उसके नर्व्स काम नहीं कर रहे थे। एंड वो जो उनका फादर था, मतलब जिनका जो बच्चे का फादर था, वो किसी भी भगवान में या गुरु में विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब उन्होंने ये बच्चे को एडमिट किया हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर्स ने बोला हमारे पास अब कोई इलाज नहीं है, बिकॉज जैसे ये चीज राइज कर रही है, तो ये जब तक इसके हेड तक चला जाएगा, देन इट इज ओवर, सब खत्म हो जाएगा। सो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने, कोई लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने गुरुजी की एक छोटा सा स्वरूप दिया और उनको बोला कि आप ये पिलो के नीचे रख दो। अब वो कहता था मैं मानता तो नहीं था, पर मैंने किया, बिकॉज मैंने सोचा कि शायद चलो ये भी करके देखते हैं। लेकिन आज वो कहते हैं वो रखने की देर थी, मेरा बेटा ठीक होता गया। धीरे 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 इतना बढ़िया हो गया, इतना इतना ठीक हो गया कि वो बैक टू स्कूल, सब कुछ नॉर्मल हो गया। हमेशा वो बच्चा फर्स्ट आता था। आज वो कनाडा में सेटल्ड है, और गुरुजी की कृपा कभी मतलब छोड़ती नहीं है तुम्हें। अब वो बच्चा जो जहां रहता है, उसको कोई मतलब जिनका टेनेंट है, वो इसका ध्यान बेटे की तरह रखते हैं, उसको खाना इंडियन खिलाते हैं। ये उनका ध्यान रखता है, क्योंकि वो ओल्ड कपल है, वो इसका ध्यान रखते हैं। सो ये कौन करता है कि कहाँ तुम इतनी दूर जाके रह रहे हो, और कोई तुम्हें ऐसे मिल गया जो तुम्हें परिवार की तरह देख रहे हैं। सो ये एक बात है। एक और मैं आपको एक इंस्टेंस बताती हूँ, ये भी मेरे आंखों के सामने हुआ। एक लेडी थी, वो सिंगल लेडी थी, उसकी बेटी थी, एंड वो हमारे बच्चों के साथ ही पढ़ते थे। तो वो जो लड़की थी, वो बहुत जैसे जीनियस, ब्राइट, एक्स्ट्रा ब्राइट चाइल्ड थी। एंड उसकी एडमिशन हो गई थी अमेरिका में फिल्म मेकिंग में। एंड लेकिन उसके पास 100% स्कॉलरशिप थी, मतलब एवरीथिंग, उसकी फूड, उसका खाना, उसका रहना, उसका पढ़ाई, सब कुछ फ्री होना था। लेकिन ये लड़की एनोरेक्सिक थी। उसका वेट कुछ 45 केजीज था। एंड उन्होंने लिख के दिया कि अगर ये इसका वेट 5 किलो नहीं बढ़ता, तो हम इसको एडमिशन नहीं देंगे, बिकॉज हमारे बिल्स तो इसके हॉस्पिटल के बिल्स में, हमारे पैसे तो इसके हॉस्पिटल बिल्स में चले जाएंगे। सो मुझे पता था गुरुजी कि यहाँ पर सब कुछ मिलता है, ये मुझे पक्का पता था। सो मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर में गई थी, और वहां पर मैंने अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी ये बच्चे को ठीक कर दो। हाँ, बाय चांस ये हमारे पास रहने आए थे, ये फैमिली। तो जब मैंने वहां अरदास करी, और मैंने कहा इसका थोड़ा वेट बढ़ जाए, ये चली जाए, बिकॉज माँ भी सिंगल है। जब मैं घर आई तो मैंने ऐसे ही लाइट ऑफ डिविनिटी खोली कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी है, देखते क्या कोई मैसेज आता है कोई। एंड मैंने जो फर्स्ट सेंटेंस जो पेज खोल के पढ़ा, उसमें आया गर्ल पुट्स ऑन वेट। सो मुझे पता था कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली, एंड वो बच्चा वेट पुट ऑन करके बाहर गया, और आज उसको एकेडमी अवार्ड्स मिलते हैं। वो इतना, मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग एंड तक चलती है साथ में। और भी एक और ऐसे ही मेरे आंखों के सामने की बात है। एक और लड़की थी, उसके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए थे, वो 6-8 महीने से स्कूल नहीं गई थी। एंड उसके नहीं, फिर वो ये बात मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे
ऐसे हुआ है इसके साथ। तो मैं उसके पेरेंट्स को जानती थी, तो एक दिन बड़े मंदिर में उसके पेरेंट्स और वो बच्चा मिला। तो मैंने ऐसे ही क्यूरियोसिटी में पूछा कि ये आप बड़े मंदिर आते हो, आपको गुरुजी आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ है? तो वो कहते हैं ये जो लड़की हमारे साथ चल रही है ना, ये इसकी ये स्टोरी है कि इसके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए थे, ये बेड से उठ नहीं पाती थी, बाथरूम तक भी नहीं जा सकती थी, एंड डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। तो किसी ने हमें कहा कि आप छोटे मंदिर चले जाओ, वहां गुरुजी रहते हैं, और बच्चे के लिए ब्लेसिंग्स उनसे अरदास करो। तो जब ये गुरुजी पास गए तो गुरुजी ने इनको सिर्फ एक बात कही, इतनी इजी बात, बिकॉज वो सरदार कपल था, तो सरदारों के लिए बहुत इजी है। गुरुजी ने कहा आप घर जाओ और जपजी साहब का पाठ किया करो। वो कहते हैं कि हमने एक बार गुरुजी के कहने पे सिर्फ फर्स्ट टाइम जब जपजी साहब का पाठ किया, तो वो बच्चा उठ के बाथरूम अपने आप गया, और उस दिन के बाद वो ठीक होती गई। एंड ये देखो हमारे साथ ये बच्चा घूम रहा है। ये सारा कुछ मैं देख रही थी, और फिर भी मैं अपने आप को रेजिस्ट कर रही थी। और ये भी हम सोचते थे कि गुरुजी सिर्फ हेल्थ देते हैं, ये नहीं पता था गुरुजी सभी कुछ करते हैं। वो तो आज हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि गुरुजी आपकी सोच चेंज कर देते हैं, गुरुजी आपको हर तरह से आपके अंग संग होके आपके साथ रह के आपकी हर चीज का ध्यान रखते हैं। सो ऐसे ही चलती रही, हम जाते रहे। कुछ लोग वहां पर दिखते थे जो बच्चों के स्कूल में, बच्चों के स्कूल के और बच्चे भी होते थे, तो हम उनको पहचानते थे, बट आंख ही मिला के बस नहीं देखते थे, किसी से बात नहीं करते थे, एंड किसी से दोस्ती नहीं करी। पर आज जब उनसे मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि ये ओल्ड संगत उस टाइम की जो थी वो ही आज हमारे फ्रेंड्स बन गए हैं। सो उस मालिक का शुक्राना। एंड गुरुजी जब छोटे मंदिर जाते थे, कभी कभी हम जल्दी चले जाते थे, तो गुरुजी अपने नॉर्मल कपड़ों में बैठते थे वो साइड बोर्ड के ऊपर, और हमसे ऐसे बात करते थे सबसे कैजुअली। इसीलिए शायद हमें नहीं पता लगा कि गुरुजी क्या है, बिकॉज वो इतने अप्रोचेबल थे और इतने फ्रेंडली थे। एंड जब महाराज बैठते थे अपने आसन पे तो फिर तो और ही बात थी। तो एक और उन्हीं दिनों की बात है कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, जिन्होंने बताया था गुरुजी के बारे, उनके साथ एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ था जो बहुत पर्सनल था। तो दीदी ने तो किसी से भी शेयर नहीं किया, किसी को भी नहीं बताया कि ये चीज हमारे साथ हुई है, क्योंकि वो बात ही ऐसी पर्सनल थी। तो महाराज ने मैसेज दिया रोमा आंटी को एंड कहा कि इन्होंने कहो कि अपना सत्संग लिख के दे, एंड नाम नहीं देंगे, अपना अनोनिमस लिख के देंगे। अब नेक्स्ट डे दीदी ने कहीं दिल्ली से बाहर जाना था, तो उन्होंने फिर इसलिए वो सत्संग मुझे सुनाया एंड कहा कि ऐसे हुआ था, रात को मेरे बेड पे आके गुरुजी बैठे थे, और फिर आगे का अपना सत्संग उन्होंने मुझे बताया। तो कहते आरती आप ये सत्संग लिख सकते हो तो प्लीज आप लिख के एनवेलप में डालना एंड रोमा आंटी को दे देना। सो मैंने किया, एंड वो सत्संग आज लाइट ऑफ डिविनिटी में है। एंड मैंने ऐसे सुना है कि जो ये लेटर्स जो हम लिखते थे या जो भी लोग अपने सत्संग लिख के देते थे, कि गुरुजी खुद पढ़ते थे। सो मुझे इस बात की ही बड़ी खुशी है कि मेरी लिखी हुई कुछ तो गुरुजी ने पढ़ लिया, चाहे वो सत्संग किसी और का था, बट मैं बीच में किसी तरीके से जुड़ गई। एंड और इतनी सारी चीजें हम देख रहे थे, जो मतलब मैं देख रही थी, जो मुझे ये चीजें उस टाइम स्ट्राइक नहीं करी कि ये मुझ पे कितनी बड़ी ब्लेसिंग हो रही है। अब मैं अगर थोड़ा पीछे जाऊं, सो जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो विद इन 1 मंथ मेरी बहुत मेजर सर्जरी हुई थी, और उस सर्जरी में मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से एक ओवरी और एक
ट्यूब निकाल दी गई, दूसरी ओवरी को स्क्रेप कर दिया गया, और मेरा एक और जो ट्यूब था वो भी किसी हालत में नहीं था। सो डॉक्टर ने वो सर्जरी के बाद फैमिली को बता दिया कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं होंगे। मैं मुझे उन्होंने ये बात शुरू में तो नहीं बताई, फिर आखिर में तो पता लगी गई। तो फैमिली बहुत डिप्रेस्ड होती थी, बिकॉज आई गेस सबको बच्चों का शौक होता है। लेकिन मेरे महाराज मेरा ध्यान तभी भी रख रहे थे, जो मुझे एक हमेशा एक फीलिंग होती थी, ये चीज थी कि बचपन से में भी, कि हमेशा मुझे लगता था कि मेरा काम हमेशा बन ही जाता है। अब ये नहीं पता था कि महाराज ही थे जो मेरे अंग संग रहते थे शुरू से। एंड फिर वो अपने फॉर्म में मिल गए, गुरुजी जब सामने आ गए। तो ये मतलब ये स्टोरी ये है कि फिर वो मैं हमें बॉम्बे जाना पड़ा। वहां गए तो एक गायनोकोलॉजिस्ट मिली, उसने उसको हमने बोला कि उसकी स्पेशलाइजेशन यही थी। तो मेरा पहला बेटा बड़ी इजीली आया उनके पास जब मैं गई, और दूसरा बेटा अपने आप आ गया। सो ये क्या था कि जो चीज लग रही थी कि वो अंदर एक्चुअली रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही नहीं था, इनकम्प्लीट था। सो वही जेठरा अंकल की हम सुनते हैं सत्संग, तो मैं सोचती हूँ माय गॉड, ये तो चीज मेरे साथ हुई है। ऐसे ही कई लोगों के कितने सत्संग हम सुनते हैं और हम सोचते हैं माय गॉड, ये तो चीज मेरे साथ हुई है। सो वो एक रिकॉल आ जाता है। एंड तो ये चीज तो थी दैट आई ऑलवेज, हमेशा था कि कोई है जो मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे मेरे ऊपर किसी का हाथ है। एंड सो शुक्राना महाराज कि ये मेहर आपकी है। एंड फिर वो चंडीगढ़ का घर जब हमें मिल गया, तो अच्छा, फिर एक दिन हम बड़े मंदिर से वापस आ रहे थे। तो क्योंकि हर चीज हम लोगों की सुनते थे, तो मैं सोचती थी मैं कहाँ से मानूंगी, मैं तो नहीं मानती जब तक मेरे साथ नहीं होता। वो तो एक फैक्ट है कि जब तक वो चीज तुम्हारे साथ नहीं होगी, तुम दूसरों की बातों पे क्यों जाओगे। सो मैं सोचती थी, सब कहते हैं गुरुजी की खुशबू होती है, खुशबू आती है। सो मैंने कहा कि मुझे तो आज तक खुशबू नहीं आई। सो ऐसे सोच के मैं बड़े मंदिर से वापस आ रही थी, रात के 10 बजे थे। एंड जब मैं वापस आई तो हमारा पूरा घर खुशबू से भरा हुआ था। एक एक कोना घर का इतना खुशबू से भरा हुआ था कि ऐसे लग रहा था पता नहीं कितनी बोतलें परफ्यूम की किसी ने तोड़ी है गलती से। सो डेफिनेटली ये चीज ये भी हुआ। और महाराज की हमने जो जो बातें सुनी हुई हैं कि महाराज कि मतलब महाराज को महाराज हाँ, एक बारी बड़े मंदिर गई थी, तो वहां पर जहां झूला है, झूले के पीछे जो शीशा है, वहां पर इतना क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट गुरुजी की फोटो बन गई थी, जो सब देख रहे थे, सारे देख रहे थे और फोटोज भी ले रहे थे। सो ये भी देखा। देन गुरुजी के जो ये मंदिर में फूलों की भी सेवा मिली एक बारी। फिर एक बारी मेरी सिस्टर इन लॉ पूना से आई थी, और वो 12 बजे दोपहर को कहती हैं कि चले बड़े मंदिर। सो मैंने कहा कि शायद इनको पता नहीं है। मैंने कहा दीदी इस टाइम पे ना मंदिर बंद होता है, सो शाम को जाएंगे 5 बजे जब खुलेगा। तो दीदी इंसिस्ट करने लगी कि चलो नहीं चलते हैं। सो मैंने कहा अभी पूना से आई है, इनको क्या बोलना। तो मैंने कहा चलो। जब हम वहां गए तो वहां पर एक लेडी आई बाहर, और उन्होंने कहा कि 2 लोगों की जरूरत है, आप किचन में आएंगे, लंगर के लिए थोड़ी हेल्प करेंगे। सो महाराज ने लंगर सेवा भी करा दी। इस तरीके से मेरी एक सहेली, मुझे ये चीज मुझे याद नहीं है, पर मेरी सहेली कहती है कि हम दोनों कुटिया में गए थे, आपको याद है। मैंने कहा वो मुझे याद नहीं है, अभी तक ब्लैंक है वो। सो इतनी सारे गुरुजी ने इतने सारे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस कराए, जो हम अनजाने में उनकी ग्रेस, उनकी मेहर ले रहे थे। अब जब ऐसे ही मैं बहुत लोगों को बड़े मंदिर ले जाती थी, जब जिसको कोई प्रॉब्लम होती थी वो मेरे साथ बड़े मंदिर
जाते थे और मैं बहुतों को ले गई, लेकिन खुद नहीं मांगती थी बिकॉज मैंने आपको रीजन बताया। तो जब आया 2019, ये टाइम था कि ये मेरे लिए एक बहुत टर्निंग पॉइंट हो गया, बिकॉज अब तक तो मैं गुरुजी को जानती थी, अब आया गुरुजी को मानने का टाइम। और गुरुजी ने ऐसे स्पीड अप किया, ऐसे फास्ट ट्रैक पे लगाया कि तब से लेके अब तक तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा फेथ बढ़ ही सकता है, बिकॉज एक मतलब इतना क्रेज है, एज इफ हर चीज में गुरुजी नजर आते हैं, हर चीज में उनका शुक्राना होता है, जब खाते हैं, जब सोते हैं, जब नींद से उठते हैं, हर चीज में महाराज 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 शुक्राना, और सब आपका दिया, सब आपका किया, गलत कुछ होता ही नहीं है, कुछ गलत हो तो हम कहते हैं मेहर है, आपकी दया है, बस ऐसे। सो 2019 में मैं गई थी दिल्ली से सैन डिएगो। वहां पर एक लड़की आई थी न्यूयॉर्क से, वो भी एक शादी, हम शादी पे गए थे और वहां पर ये गेस्ट थी। तो वो लड़की ने मुझे मिलते ही बोलना शुरू कर दिया, यू आर माई गुरु बहन। और मैंने सोचा है ये मुझे क्यों गुरु बहन कह रही है, जो भी रीजन है चलो कोई बात नहीं, मैंने उसको मना नहीं किया। और वो सारा टाइम गुरुजी की बातें करती थी। तो फिर उस उन दिनों में मैं बहुत बहुत ज्यादा डिप्रेस थी। एक प्रॉब्लम आई थी जिसने मुझे बहुत हिला दिया था, और मुझे एक स्पिरिचुअल मास्टर की बहुत बहुत जरूरत थी, बहुत ज्यादा। एंड मुझे नहीं पता था कि वो तो स्पिरिचुअल मास्टर मेरे बिल्कुल सामने ही खड़े हैं। सो जब और मैं रात को सो नहीं पाती थी, बट मेरे लिए मेरी दवा यही थी कि मैं रात भर पाठ सुनती थी या शब्द गुरबानी सुनती थी, जो मैं कान में लगा के सुनती रहती थी, एंड मेरे को बड़ी अच्छी नींद आ जाती थी। और सुबह शादी होती थी और हम बिजी रहते थे। अब इन्हीं दिनों में सबसे फर्स्ट टाइम गुरुजी महाराज मेरे ड्रीम में आए, फर्स्ट टाइम। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि ड्रीम दर्शन इतने इजीली नहीं आते, महाराज की मर्जी से आते। उस ड्रीम में महाराज ने मुझे लंगर प्रसाद बड़े प्यार से खिलाया। मैंने उस टाइम ये सोचा कि ये इतनी बातें करती है गुरुजी की, शायद इसलिए ये मेरी सबकॉन्शियस में ये बातें चल रही होंगी, और तभी गुरुजी मेरे ड्रीम में आए हैं। बट आई नो कि वो दवाई थी, नहीं तो मैं शायद कोई दवाई खानी पड़ती डिप्रेशन की। बट वो तो प्रॉब्लम ही ऐसे गायब हो गई, वो डिप्रेशन ही ऐसे गायब हो गया। यही मतलब ऑलरेडी गुरुजी की मेहर मुझे दिखनी शुरू हो गई। एंड उसके बाद हमारा थोड़ा लंबा प्रोग्राम था। उसके बाद जब मैं इंडिया में वापस आई, तो वो ही जो इश्यूज चल रहे थे जिसके कारण मैं दुखी थी, वो ही इश्यूज वापस आ गए। वो एक स्पिरिचुअल रीजन था जिसके लिए मैं बहुत हिल गई थी। सो मेरे को ऑब्वियसली स्पिरिचुअल एंकर ही चाहिए था। जब मैं इंडिया में वापस आई, वही सवाल, वही बातें, वही चीजें हो रही थी। तो नो कोइंसिडेंस, गुरु महाराज जी मेरे ड्रीम में दोबारा आए, और इस बारी मैं बड़े मंदिर में बैठी हुई हूँ, एंड महाराज पीछे से आके अपना हाथ फेरते मेरे पीठ पे, जैसे कि कोई बड़े आपको रीअश्योरेंस दे रहे होते हैं। सो बहुत मेरे को महाराज ने बहुत बचाया उस समय नहीं, आज भी बचा रहे, बट आपके अपने डिफिकल्ट टाइम्स में ज्यादा याद रहती हैं बातें। एंड अब क्या हुआ कि जिस लड़की को जो न्यूयॉर्क वाली लड़की थी, जो फ्रेंड थी, उसने मुझे व्हाट्सएप पे जूम के सत्संग भेजने शुरू कर दिए, सीमा आहूजा आंटी के प्लेटफॉर्म के। तो वो रोज एक सत्संग शेयरिंग में सुनती थी। एंड ऐसे ही जब मैं वो सत्संग सुन रही थी, तो मेरे को एक लड़की ने मैसेज किया ऑन द चैट कि आपके पास शिव पुराण है? तो मैंने कहा नहीं है। सो कहती अपना एड्रेस भेजो। तो मैंने एड्रेस भेज दिया। मैंने सोचा ये तो ऑस्ट्रेलिया बैठी है, ये कहाँ से भेजेगी। जब उसने शिव पुराण भेज दी और वो हिंदी की थी, सो मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा अब तो शिव पुराण घर आ गई है,
और मुझे तो पढ़नी पड़ेगी बिकॉज ये मेरे को बेअदबी नहीं करनी। एंड नेक्स्ट डे जब मैं अगले दिन जब जूम प्लेटफॉर्म पे सुन रही थी तो वो अंकल बता रहे थे, रोहित कपूर अंकल, वो बता रहे थे कि अब तो शिव पुराण पढ़नी बहुत आसान हो गई है, जिनको हिंदी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है तो उनको सिर्फ यूट्यूब खोल के साथ साथ सुनते रहो और साथ साथ अपने बुक खोल लो एंड बहुत इजी हो गया। एंड वो दिन गया, मैंने शुरू कर दी। ऐसे ये तो गुरुजी का इशारा है। एंड अभी थर्ड रीडिंग हो रही है। सो ये महाराज की करनी है, नहीं तो ये हम नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ होने लगा जिससे मैं गुरुजी को समझने लगी और उनको बहुत मानने लगी। एंड तो उसके बाद आज ये आया मंथ ऑफ जून। जून में मेरे को शायद मैं मंथ में कोई गलती कर रही हूँ, बट मैं एक दिन रात को मैं सो रही थी और परफेक्टली नॉर्मल डिनर खाया और सो गए। जब सो गए तो मेरे को आधी रात में इतनी डीप इतनी ज्यादा पसीना फ्रॉम हेड टू टो। एंड मैंने सोचा ये मुझे क्या हो रहा है, ये मेरे को इतनी पसीना क्यों आ रहा है, मैं तो बिल्कुल ही समझ नहीं पाई। लेकिन महाराज मेरे ड्रीम में आए एंड महाराज ने कहा मैं तेरा ऑपरेशन कर देता। सो फिर मैं जब सुबह उठी तो मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आने लगे, मैं अपना सिर नहीं उठा पा रही थी। एंड मैंने अपना बीपी शुगर चेक करवाया, सब ठीक था। एंड ये नहीं पता आज तक कि गुरुजी ने कौन सा कष्ट है जो उस दिन ड्रीम में ही निकाल दिया। दोपहर को जब हुई तो भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मैंने फैमिली को यही बोल दिया कि मैं आज खाना नहीं खा पाऊंगी आप लोग के साथ, तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। जब मैंने ये किया तो मैंने अपने कान में सुखमनी साहब का पाठ लगाया और वो पाठ लगा के वो अपने आप पाठ 2 बारी बज गया। 2.5 घंटे बाद जब मैं उठी तो मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। तो महाराज ने कौन सा कष्ट को जीरो कर दिया ये नहीं पता। सो इसी तरीके बात आगे चलती गई। एंड जब आया आई थिंक अक्टूबर, तो मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया था। एंड वो वाला जो कोविड अभी वो नया नया आया था ना, तो इनके एक बहुत क्लोज फ्रेंड की डेथ भी हो गई थी। एंड बहुत इनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। हमें नहीं पता था कि ये इतनी सीरियस बात है, बिकॉज इनका फीवर और इनका क्या कहते हैं ऑक्सीजन ठीक ही था। सो शाम को जब इनका हमने वो चेस्ट की ये एक्सरे कराई और रात को 10:30 बजे वो रिपोर्ट आई। जब वो रिपोर्ट आई तो काफी लेट था, तो डॉक्टर को क्या दिखाना था, तो मेरी सिस्टर इन लॉ की फ्रेंड की पूरी फैमिली में कोविड आ चुका था, तो और ठीक हो चुके थे, तो उनको रिपोर्ट्स की समझ थी। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट्स मुझे भेज दो, तो हमने फोन पे भेज दी। तो जब भेजी तो वो कहते हैं इमीडिएटली अभी के अभी इनको हॉस्पिटल ले जाओ, इनको रात घर में मत रखो। सो अब कहाँ पर भेजे, बिकॉज हम तो किसी को भी नहीं जानते और सारे हॉस्पिटल फुल थे। सो अब यही बात होती है कि जब महाराज होते हैं ना, तो आपको किसी चीज की आप बेफिक्र हो जाते हो। बेफिक्र उस टाइम तो नहीं थे, मगर महाराज दिखाते हैं कि मैं हूं। सो मेरे बेटे ने किसी की हेल्प करी हुई थी अपने दोस्त की 3 महीने पहले, और उस दोस्त ने कहा था कि मैं हॉस्पिटल में अगर कोई कभी भी जरूरत हो किसी भी तरीके की तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने उसको बोला बेटा फोन करो उसको, तो कहता मामा मैं कर चुका हूँ एंड वो एम्बुलेंस आ रही है आधे घंटे में एंड रूम तैयार हो रहा है। अब उन्होंने हमें क्या रूम दिलाया, वीआईपी रूम, नो शेयरिंग, जहां किसी हॉस्पिटल में कोई भी रूम नहीं था। अब ये कौन किया, ये नाम तो उनका है कि उन्होंने किया, मैं तो कहती हूँ करते सिर्फ एक है, उनके हाथ बहुत सारे हैं।
सो जब हम वहां गए हॉस्पिटल में तो सबको खबर उन्होंने दे दी थी कि आरती सिंह जी आएंगे, इनको रोकना नहीं है कहीं, बिल्कुल इनका बहुत बहुत ध्यान रखना। और मुझे फोन नंबर्स दे दिए गए कि आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो आधी रात में भी फोन कर सकते हो इनको इनको। जब डॉक्टर हमें सुबह मिला तो डॉक्टर ने कहा कि ही इज, आपने तो बहुत अच्छा किया जो आप इनको रात को ले आए, इनकी हालत काफी खराब है अंदर, दिखने में ठीक है मगर अंदर इनके लंग्स की हालत खराब है। चलो हमने कहा शुक्र है ये हॉस्पिटल पहुंच गए। रूम का जो टोटल नंबर था वो भी 7 था एंड बहुत इंडिकेशंस थी कि ये महाराज की करनी है, बहुत सारी इंडिकेशंस दिख रही थी। अब 3 दिन के बाद डॉक्टर खुद ही घबराया हुआ था। डॉक्टर कहते हैं कि ये ना आपके जो हस्बैंड है इनको जो हमने एंटीबायोटिक दी है ये काम नहीं दे रही, ये काम नहीं कर रही, तो हमें दवाई चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि इनके पैचेस बढ़ गए हैं अंदर। सो नेचुरली हम भी वरिड तो हो गए। तो मैंने दीदी को फोन किया एंड मेरे हस्बैंड की सिस्टर कहती है कि आपके पास जल प्रसाद है? मैंने कहा हाँ, वो रोज पीते हैं। कहती है गुरुजी का पेंडेंट है? कहते हैं। मैंने कहा हाँ। अब आप बताओ, दीदी ने इतनी छोटी सी एक बात हमें सिखाई। कहते हैं कि गुरुजी के पेंडेंट को किस करके अब उनको कहो कि अपने चेस्ट पे लगा दें। एंड मेरे हस्बैंड ने यही किया। वो कितनी मतलब एक आधे मिनट की बात होगी और उस दिन के बाद वो ठीक होने लगे और 3 डेज के बाद वो घर आ गए। घर में ट्रीटमेंट चलता रहा बिकॉज बेड्स की शॉर्टेज बहुत थी उन दिनों में। मुझे भी कोविड हुआ अपने हस्बैंड से, बट मैंने गुरुजी के आगे यही अरदास की कि सब लोग डरे हुए हैं, जितना स्टाफ है, जो नर्स हस्बैंड के लिए रखे थे, वो वार्ड बॉय जो भी था वो भी काम नहीं कर रहा था, सब डर रहे थे। सो मैंने कहा गुरुजी मुझे ठीक रखना, मुझे ज्यादा मतलब बीमार मत होने देना, मैंने इनका ध्यान रखना है। एंड महाराज ने यही किया। मुझे सिर्फ बुखार आया एंड नोज की जो स्मेल चली गई, बाकी मेरे को कुछ भी नहीं हुआ और मेरा कोविड आया और गया और मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं और मैं अपने हस्बैंड का पूरा ध्यान रख पाई। सो शुक्राना गुरु महाराज जी, हर चीज का देखते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं। ये तो हो गया कोविड का। उसके बाद भी बहुत बहुत कुछ हो गया। अब जो मेरे बेटे जो बाहर पढ़ रहे थे वो आना नहीं चाहते थे इंडिया। ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है। मेरे हस्बैंड और मैं आज तक बहुत शुक्राना करते हैं। सो जब बच्चे आए तो उन्होंने यही सोचा कि हम तो वापस जा रहे हैं, हमें तो इंडिया का वर्किंग कल्चर नहीं पसंद। अब जो बड़ा बेटा था वो फ्रांस में काम कर रहा था, पेरिस में, तो वो कहता था वहां का वर्क कल्चर कितना बढ़िया है, मैं 1 साल से वहां काम कर रहा हूँ, मैं तो इंडिया नहीं आऊंगा, मैं वहीं करूंगा। पर कोविड में वो आया और उसको ऑफिस बोर हो रहा था तो ऑफिस जाना शुरू कर दिया। छोटा बेटा को यूके में वहां पर लॉकडाउन शुरू हो गया एंड वो उन्होंने फ्लाइट्स आना जाना बंद करा दिया। तो वो जब वो इंडिया आया तो वो लॉकडाउन एक्सटेंड होता गया, 3 बारी होता गया। अब उसका सामान वहीं रह गया, वो 1 महीने के हिसाब से आया था इंडिया। तो हमने कहा वो चीजों की परवाह मत करो, आपको आपकी जान प्यारी, आप इंडिया में रहो जब तक ये क्लियर नहीं होता। तो करते करते वो भी ऑफिस जाना शुरू हो गया। ऑफिस जब दोनों बेटे गए तो इतना मतलब अब्सॉर्ब हो गए कि उन्होंने फिर बेटे ने पीएचडी का भी डिफर कर दिया एंड बड़े वाले ने भी कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं, अब मैं यहीं रहूंगा। और दोनों बेटे आज की डेट में बिल्कुल बहुत पैशनेटली बिजनेस को संभालते हैं। तो ये महाराज की करनी और महाराज की ग्रेस और महाराज का शुक्राना है, नहीं तो ये दिन हमने नहीं सोचा था कभी आएगा। अब जब वो बिजनेस में आए तो बिजनेस में अपनी चैलेंजेस आते हैं। इनको, मेरे हस्बैंड और इनको ये नहीं पता था कि जो जिनके ऊपर इनको इतना भरोसा था वो लोग इनको चीट कर रहे हैं। जब जैसे ही इनको, बॉयज को तो यकीन ही हो गया था, उनको शक तो था बट वो श्योर थे। तो उन्होंने जब मेरे हस्बैंड को बताया कि ये लोग ऐसे गड़बड़ कर रहे हैं तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, ये तो बेटे हैं। तो मेरे बेटे ने
कहा कि मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। सो फोन, उनके फोन और उनका लैपटॉप मेरे बेटे ने ले लिया और बोला मुझे पासवर्ड दो। जब उनका पासवर्ड मिला तो उन्होंने उनकी सारी चैट्स नजर आ गई, सारा कुछ खुल गया कि वो कितनी ज्यादा मतलब कंपनी को ड्रेन कर रहे थे और ये कंपनी बिल्कुल खत्म हो जानी थी अगर ये बच्चे ना आते तो। सो इन्होंने इस बात को संभाला एंड फिर न्यू अकाउंट्स के लोग रखे सारे। फिर उसके बाद इन्होंने ड्राइवर्स चेंज करे सारे, बिकॉज हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है और ड्राइवर्स के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट है। अब वो भी अगर चोरी करने लगे तो वहां भी गड़बड़ होती है। सो ड्राइवर्स जब चेंज करे तो वहां भी मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे थे, वो भी रेजिस्ट कर रहे थे, कहते नहीं नहीं ड्राइवर बदलोगे तो सारी गाड़ियां सारे ट्रक खड़े हो जाएंगे। बट वो कहता नहीं, जो हमें चीट करते हम उनको नहीं रखेंगे। चलो नए ड्राइवर मिले, अच्छे मिले एंड गाड़ी नहीं रुकी। लेकिन एक ट्रक, अब देखो गुरुजी कैसे आपको संभालते हैं, एक ड्राइवर होगा जो गलत था। सो एक दिन रात को हमें मेरा बेटा आया, ये सेड के डैड को अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको सोने दो, पर मैं जा रहा हूँ, हमारा एक ट्रक गुम गया है, मैं हिसार जा रहा हूँ। जब वो हिसार गया तो 2 बजे उसका मैसेज आ गया कि मॉम वो ट्रक मिल गया है। तो ऐसे चलो गुड नाइट, और मैं सो गई। सुबह जब हम उठे तो ये पता लगा कि वो ट्रक को उन्होंने बंद कर दिया बिकॉज वो ट्रक में ड्रग्स थे। अब आप सोचो ये कितना बड़ा ऑफेंस है ड्रग्स का, क्योंकि वो रास्ते में एक ड्राइवर ने रुक के माल के बीच में ड्रग्स छुपाए थे एंड वो न्यूज़पेपर में सुबह हिसार न्यूज़पेपर पे आ गई थी। लेकिन गुरुजी की मेहर के कंपनी का नाम नहीं आया, उन्होंने नाम नहीं डाला कि कौन सी कंपनी में ये ऐसे हुआ है। अब मेरे हस्बैंड जब नींद से उठे और उनको ये बात पता लगी तो वो तो बहुत अपसेट हो गए। कहते हैं कि मेरे फैमिली जो पूरी 40 साल की हमारी जो रेपुटेशन है ये तो बिल्कुल मिट्टी में डाल दी, अब हम सब जेल जाएंगे, अब तो ये होगा। वेरी अपसेट। और मैं बोल रही हूँ, और उस टाइम तो मेरा फेथ इतना ही बढ़ चुका था, मुझे पता था महाराज देख रहे हैं, महाराज जब देखते हैं तो कुछ ऐसी बात ही नहीं हो सकते। तो मैं कहती थी आप नेगेटिव मत बोलो, आप अच्छी सोचो, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड कहते सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे को तो एक ही डायलॉग आता है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप कृपा देखो, जिस ड्राइवर ने ये गड़बड़ करी थी उसने एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने भरे थे, मैंने डाला था ये ट्रक में। एंड उसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी यही थी कि ये गलत काम पहले कर चुका था। अब जिसका माल था ट्रक में वो महंगा था और वो भी गुरुजी की संगत। सो महाराज ने उनकी भी लाज रखी, हमारी भी लाज रखी, हमें हमारा ट्रक मिला, उन्हें उनका माल मिला और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड ऑफ कोर्स जो ड्राइवर ने गड़बड़ करी वो अभी भी जेल में ही है। सो महाराज बहुत बचाते हैं एंड महाराज उसको भी बचाएं जिसने ये गलती करी, बिकॉज एटलीस्ट उसने एक अच्छा काम कर दिया कि उसने हमें फंसाने से बचा लिया। एंड ऐसे ही मेरी ये मेरा सत्संग बहुत मेरे को बहुत क्लोज टू माय हार्ट है। मेरी जब ग्रैंड डॉटर पैदा हुई थी, अभी ये 2 साल की हो जाएगी थोड़े 6 महीने में, तो जब ये 1 महीने की थी तो ये बहुत 1 महीने की थी तो ये बहुत हाई बिलीरुबिन इसको वो हो गया था, जॉन्डिस। एंड ये जॉन्डिस वो नहीं है जो बेबीज जिनको पैदा होते जॉन्डिस होता है, वो जॉन्डिस जल्दी से क्लियर हो जाता है। ये वो जॉन्डिस था जब बेबी अब्सॉर्ब करते हैं, बिकॉज मदर ने एंटीबायोटिक खानी पड़ी। वो एंटीबायोटिक्स जब माँ ने खाई तो वो बेबी के लिवर ने अब्सॉर्ब करी एंड वो इतनी ज्यादा पीली हो गई जैसे कोई हल्दी का बच्चा बना होता है। एंड उसको देख के मुझे बहुत घबराहट होती थी। एंड उसका बिलीरुबिन इतना हाई था कि बहुत ही हाई था। तो मैंने जर्मनी से, फिर मैं वहां जर्मनी गई थी तो वहां से फोन किया इंडिया में, एक बहुत अच्छी संगत है जिनकी मैंने गाइडेंस लेनी थी। मैंने कहा आप बताइए कि मैं कैसे गुरुजी की मेहर को
कैसे कृपा लूं? तो वो कहती है मैं आपको एक प्लेलिस्ट भेजती हूँ, आप गुरुजी के साथ बैठो, संगत करो। तो मैंने कहा यहाँ पर मैं हूं ना, मैं तो, मेरे पास ना दिया है ना अगरबत्ती है। कहते बस संगत करो अकेले गुरुजी के साथ बैठ के, ये दिया अगरबत्ती नहीं हो तो कोई बात नहीं। सो मैंने चाय प्रसाद, नमक, ये नमकीन एंड मीठे बिस्किट एंड फ्रूट्स गुरुजी के आगे रखे और वो प्लेलिस्ट लगाई। और मैं वो दिन जिस जिस तरीके से मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ हुआ, शायद कभी भी ना होगा, इतना स्ट्रांग था। अब हाफ वे जब वो प्लेलिस्ट पहुंची तो गुरुजी का स्वरूप में गुरुजी बिल्कुल येलो हो गए। सो मुझे ऐसे लगा कि ये मैं देख रही हूँ, शायद ये रियल नहीं, ये मतलब ये सिर्फ मेरी आंखों का कंफ्यूजन है। देन क्या हुआ कि जब फोन में, बिकॉज मैंने एक स्वरूप फोन पे खोला हुआ था, तो फोन में जब मैं गुरुजी को देख रही थी तो ऊपर एक नोटिफिकेशन आया ट्विटर का, एयर मार्शल अनिल चोपड़ा गोज टू लद्दाख। तो ये कोई वैसी टाइप की न्यूज थी, पॉलिटिकल टाइप। तो मैंने अपने माइंड में सोचा एक एयर मार्शल अनिल चोपड़ा संगत भी हैं। सो मैंने कहा कभी मैंने इनका सत्संग नहीं सुना, ये सुनना चाहिए। तो मैंने कहा चलो आफ्टर ये सत्संग जब हो जाएगा ना गुरुजी के साथ, तो फिर मैं वो सुनूंगी क्या है इनका। अब ये गुरुजी ही दिखा रहे थे, वो ही इशारा कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, उसके बाद जब प्लेलिस्ट खत्म हुई तो गुरुजी की जो येलो फेस था वो वापस पिंक हो गया। तब मैं समझ गई कि महाराज ने कष्ट बच्चे का ले लिया, हटा दिया। एंड जब मैंने वो प्लेलिस्ट के बाद जब अनिल चोपड़ा जी का सुना सत्संग, तो जैसे गुरुजी मुझे बात करके दिखा रहे थे। उन्होंने वो एक छोटा सा सत्संग था, सिर्फ 12 मिनट का मैंने खोला, तो उसमें वो एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी कह रहे थे कि मुझे बहुत हाई बेली रिबन था, कि मेरी जान भी जाने वाली थी और मेरी नौकरी भी जाने वाली थी, और मैंने सारे उपाय करके देख लिए थे, सब डॉक्टर घूम लिए थे। फिर किसी ने कहा गुरुजी पास आ जाओ, और उन्होंने जब मत्था टेका गुरुजी के आगे तो गुरुजी ने कहा जा तेनू ठीक कर देता। तो मुझे मेरा आंसर भी दे दिया गुरुजी ने। एंड वो अनिल चोपड़ा जी बिल्कुल ठीक हो गए। वो भी बहुत प्यारा सत्संग है कि 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि फिर करा, फिर उन्होंने कहा फिर तो 0 हो जाएगा, कहते नो 3, और वो 3 था वो उनका। सो बेबी जब उस दिन जा रही थी डॉक्टर के पास, उसका वो बहुत ये स्ट्रेसफुल होता था, वेन्स बच्चे की ढूंढ के उसका ब्लड टेस्ट करना। सो हम तो नहीं जाते थे बिकॉज वहां पर पेरेंट्स ही जाते हैं। तो उस दिन बच्चे बहुत वापस आए तो खुश थे। जैसे उन्होंने कहा कि हमें डॉक्टर ने बोला आज आपका ब्लड टेस्ट बच्चे का नहीं करेंगे, वो बेटर लग रही है। और वो दिन के बाद वो बेबी बेटर ही होती गई, बिकॉज दवाई तो बच्चों को खिलाते नहीं है। एंड वो ऐसे ही ठीक हो गई गुरुजी के मेहर और रहम से। सो ये था। एंड अभी मैं एक बहुत रिसेंट बहुत प्यारी बात बताती हूँ, सत्संग है ये। हमें एक इनविटेशन था एक शादी का, जो था सिसवा है, चंडीगढ़ के हिमाचल के पास। सो हम जा रहे थे तो वो शादी पे, तो ऐसे ही मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड की कॉन्वर्सेशन चल रही थी, क्योंकि मेरा बेटा और उसका परिवार वो चंडीगढ़ जा रहे थे हॉलिडे के लिए, और हम भी जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा, बेटे ने पूछा मेरे हस्बैंड को कि आप कहाँ रह रहे हो? तो मेरे हस्बैंड ने कहा हम बद्दी रहेंगे। तो बेटा कहता है क्या बद्दी भी कोई जगह है, आप कहाँ जा रहे हो रहने, हमारे पास आ जाओ, हम यहाँ रह रहे हैं। तो मैं ये बात सुन रही थी, तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे बद्दी जाना है, मुझे तो बद्दी जाना है, मैं तो बद्दी में ही रहूंगी जाके। तो मेरा बेटा कहता है मम्मा आपको बद्दी पता भी है क्या है, आप क्या बोल रहे हो बद्दी जाना है बद्दी जाना है। सो फिर वो समझ गया ही, सर मम्मा कोई स्पिरिचुअल रीजन होएगा, आप तो फिर ऐसे ही हो ना कि आपको तो वही चीजें समझ आती हैं। तो एनीवे तो आप देखो कि जहां जिस होटल में हम रह रहे थे लेमन ट्री, वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस था
बद्दी मंदिर से। एंड ये गुरुजी का बुलावा ही था। एंड मैंने पंकज गौतम अंकल से कांटेक्ट करके सब फिक्स कर दिया। मैं मन मन में गुरुजी को कह रही हूँ कि महाराज पहुंचा देना, अब आपने इतनी होप दिखा दी, इतना रास्ता खोल के मतलब सामने कर दिया कि बद्दी मंदिर भी है, तो ये होना हो कि हम पहुंचते पहुंचते लेट हो जाए और मैं मिस कर दूं। बट ऐसे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही टाइम पे हाँ, मैं बद्दी मंदिर में पहुंच गई। वहां पर बहुत प्यारे जो बच्चे हैं जो वहाँ ये डेंटल कॉलेज में पढ़ते हैं, और जो वहाँ के स्टाफ है वो ही मंदिर को मैनेज करता है। सो इतना अच्छा लगा, इतना इतना अच्छा लगा, ऐसे लगा वापस छोटे मंदिर में आ गई हूँ। एंड गुरुजी ऐसे ही लगा जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो वो एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है जिसको मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी। सो एक वो था। एंड मंत्र जाप की तो मैं एक एक एग्जाम्पल है जो बड़ा मैजिकल है कि एक बारी रात को मेरे दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, बिकॉज मेरा एक रूट कनाल का ट्रीटमेंट होना था एंड वो कर नहीं सकते थे जब तक वो एंटीबायोटिक चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि देखो आपको पेन बहुत होगी, सो आप ये वाली पेन किलर ले जाओ और ये खा लेना। तो रात को इतनी ज्यादा पेन हो रही थी, 2:30 बजे थे, कि मैं उठ के पेन किलर खाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। एकदम मुझे आधा पौना घंटा सह के मेरे को ध्यान आया कि फोन पे तो गुरुजी का स्वरूप खोल के तो लगा दूं। तो मैंने अपने चीक पे लगाया एंड लगाती गई और वो पेन चली गई। एंड मंत्र जाप करके करके सो गई। अब वो पेन 1.5 दिन नहीं आई वापस, ऐसे ही चली गई जैसे कि कोई पेन किलर खाई होती है। सो एक ये बहुत प्यारा सत्संग है। एक और सत्संग ये है, बिकॉज आई नो कि टाइम खत्म हो रहा है, तभी मैं छोटे छोटे वाले अभी बताऊंगी। ये था कि मेरे हस्बैंड और हम बच्चों को मिलने गए थे एंड हम ट्रेन में थे, हम स्विट्जरलैंड में थे। एंड यहाँ पर चलने से पहले मेरे हस्बैंड को फीवर था, तो हमने चेक किया कि कोविड है तो नहीं, क्योंकि बच्चों को मिलने से पहले ये ना हो कि हम कुछ उनको दे दें। तो उनका नेगेटिव आई रिपोर्ट और हम चले गए। अब वहां गए तो उनका फीवर और आने लगा, उनकी तबीयत वीकनेस होने लगी, तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो आमने सामने हम बैठे थे ट्रेन में और सडनली मेरे हस्बैंड एकदम जोर से शिवरिंग करने लगे मेरे आंखों के सामने। सो मैं समझ गई इनका फीवर राइज हो रहा है। तो मैंने वो निकाला, ये कोई पैरासिटामोल निकाली। बट उससे पहले मेरे पास गुरुजी का डिवाइन प्रसाद था, वो मैंने इनके मुंह में डाला और गुरुजी का स्वरूप इनके पॉकेट में डाल दिया। इमीडिएटली उनकी शिवरिंग बंद हो गई, इमीडिएटली। सो इतना मतलब कहाँ हम देश के बाहर, मतलब आप सोचो कि वहां कोई ऐसी ऊंच नीच बात होती तो हमें गुरुजी का ही आसरा सहारा है हर जगह, जहां हम जाते हैं वही संभालते हैं। सो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, मतलब और 1 घंटा ही चाहिए होगा, बट कभी खत्म नहीं होंगे सत्संग उनके, जस्ट चलते ही जाएंगे। एंड एक और मैं सुनाती हूँ कि जहां लोग जो लोग गुरुजी को नहीं भी जानते तो वहां भी गुरुजी कैसे हेल्प कर देते हैं। तो मैं वापस आ रही थी जर्मनी से एंड एयरपोर्ट पे एक परिवार था, एक हस्बैंड और 2 बेटियां, उनकी छोटी छोटी बच्चियां। वो लोग बहुत अपसेट लग रहे थे, बिकॉज एक तो उनको भाषा नहीं आ रही थी, उनको इंग्लिश नहीं आ रही थी, ना जर्मन आ रही थी, ना जर्मन्स को इनकी भाषा समझ आ रही थी। और वो किसी और कंट्री से डिपोर्ट होके उनको इंडिया जाना था। अब उनकी बात अटकी इसीलिए हुई थी कि उनको एयर सुविधा फॉर्म फिल करना था, जो वो उनको बता नहीं पा रहे थे। तो मैंने इनको बोला मैं ट्रांसलेटर बन जाती हूँ, प्लीज बताओ कि क्या करना है। तो वो कह रहे थे इनको बोलो एयर सुविधा फॉर्म फिल करो। तो मैंने कहा कि आपके पास कोई है जिसके पास कंप्यूटर है, बिकॉज ये उससे अपलोड होता है। तो कहते हैं हाँ है। तो मैंने उनसे बात करी फोन पे और मैंने कहा आप इनका ये हेल्प कर दो, इनके ये फॉर्म फिल करके कर दो। अब
यही मैं तो इतना ही कर सकती थी। और फिर मैंने इनको बोला कि आप ना ये, मैंने इनको एक गुरुजी का छोटा सा स्वरूप दिया एंड मैंने कहा ये अपने पास रखो, आपका देखो काम बड़े आराम से आगे बढ़ जाएगा, डोंट वरी, आप फिक्र मत करो। बिकॉज वो सुबह के एयरपोर्ट में घूम रहे थे और मुझे नहीं पता था कुछ खाया भी होगा कि नहीं, और इनका सामान भी गुमा हुआ था, इनको इनका ये भी नहीं पता था सामान किधर है। तो बेचारे इनको देख के बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इनको गुरुजी का स्वरूप दिया और मैं चली गई बाथरूम। वापस आई तो ये लोग बड़े खुश लग रहे थे, जो लोग ऐसे लग रहे थे इतने मुरझाए हुए वही इतने खिल गए थे। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते हमारा फॉर्म भर के इन्होंने बोल दिया कि अब हम इंडिया जा सकते हैं, अभी सिर्फ हमारा सूटकेस ये नहीं मिल रहा, वो लगेज पता नहीं कौन सी कंट्री में है, कहीं रास्ते में ही फंस गया है। तो मैंने कहा अच्छा, ऐसे बोल के फिर मैं चली गई। अब मेरे को फ्लाइट में फिक्र यही थी कि मैंने इनको गुरुजी का स्वरूप दिया, पर इनको ये नहीं समझाया कि बड़ी इज्जत से रखना, हमेशा मतलब इनका थैंक यू करना जैसे जैसे आपका काम होगा। तो जब मैं इंडिया वापस पहुंची तो ये सीट बेल्ट, ये सीट बेल्ट नहीं, लगेज बेल्ट पे वहां खड़े थे। तो मैंने अपनी तरफ से उनके पास भाग के गई कि इनको बताऊं। तो कहते हमारा देखो लगेज भी मिल गया। तो मैंने कहा आपको पता है ना कि ये गुरुजी का जो मैंने आपको दिया है ना, ये अपने पास रखना, और ये आपको हमेशा हेल्प करेंगे। वो कहते हम कभी इनको नहीं छोड़ेंगे। आप देखो कि कौन थे वो लोग, वो कहाँ गए, कहाँ से मिले, महाराज ने उनके पास जाना था, उनको ब्लेस करना था। और इस तरीके की बहुत सारे इंसिडेंट हैं। अच्छा और एक बताती हूँ, एक ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे हैं। जो मेरे बेटे थे ना, तो ये इनको हाइकिंग और क्लाइंबिंग का बहुत शौक है। तो एक बार ये बॉम्बे से चले गए थे कहीं माथेरान के, नहीं पता कहाँ गए थे मगर कहीं चले गए थे। अब वहां पर ना कोई कनेक्टिविटी नहीं थी एंड ये ऊपर तो चले गए और इनको अब नीचे आने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि हम करें क्या, हम कैसे करें। तो जब मेरा छोटा बेटा है ना, वो थोड़ा इस मामले में बहुत कॉशियस है, तो उसने पहले ही बड़े भाई को बोला था कि ये रिस्क मत लो, वहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, हम वापस कैसे जाएंगे। अब उसी टाइम क्या हुआ, एक काला कुत्ता कहाँ से आया किसी को नहीं पता। उस डॉग ने इनको पूरा रास्ता नीचे तक इनके साथ चल चल के दिखाया, ये नीचे आए और उसके बाद वो चला गया। अब मेरे को बाद में अमिताभ शास्त्री अंकल जी बताते हैं कि जो ब्लैक डॉग होते हैं ये गुरुजी के परमर्थ गण होते हैं। सो ये आ जाते हैं और ये हेल्प करते हैं इसीलिए। सो मेरे को सुन के इतना अच्छा लगा कि जिस चीज को हम अम, कितने कल्याण कर जाते हैं बिना हमारे जाने, बिना हमारे पता हुए महाराज मेहर करते जाते हैं। और ऐसे ही मैंने एक बारी महाराज से थोड़े एक साल पहले शायद अरदास करी कि महाराज बड़े पुराने संगत है जो जिन्होंने गुरुजी के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, ऐसे लोगों से बस मिलने का दिल करता है। वो दिन गया, उसके बाद कहीं बड़े मंदिर में, कहीं सत्संग पे, कहीं कहीं इतने पुरानी संगत मिलती है और उनसे इतने प्यार से बातें होती हैं। इनफैक्ट एक दो आंटियां तो ऐसी हैं कि वो कहती हैं कि आप तो जब फोन कर, आपका जब दिल करता है आप फोन करो, आप हमें अपनी मम्मी समझो, और जो बातें जो आपके दिल में हो आप बात किया करो। ऐसे बातें होती है, ऐसे बात करती हैं। अब बात आई मम्मी से, तो मेरी लास्ट ईयर मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, बट उसके पहले बहुत मतलब गुरुजी की बहुत मेहर हुई कि महाराज ने मुझे और मेरी बहन को वहां बुलवा लिया। बॉम्बे में रहती हैं थी, तो हम ध्यान रखते थे, तो हम बारी बारी करते थे। तो जब मैं जाती थी तो देखो जब कोई बीमार होता है ना, तो जो उसका कोई ध्यान रखता है तो उस पे भी वो भी हिल जाता है बहुत। सो मेरी मम्मी जब रोती थी दर्द से या जो भी,
तो मेरे को जब वो नहीं भी रोती थी तो मुझे लगता था वो रो रही है, तो मैं उठती थी रात को, बार बार उठती थी, मुझे ऐसा लगता था आवाज दे रही है, आवाज दे रही है, कोई भी नहीं होता था, वो तो सो रही होती थी, बट वो मेरे दिमाग में वो एक बात बन गई थी। सो मैं बीच बीच में उनको कहती थी अब आप आ जाओ बॉम्बे, फिर मैं दिल्ली आ जाती थी ऐसे। तो एक ट्रिप में मैं दिल्ली आई और मेरी सिस्टर इन लॉ पूना से आई हुई थी। सो मेरी जब सिस्टर इन लॉ आई तो वो कहती है कि चलो बड़े मंदिर, वो मंडे था, तो मैंने कहा चलो चलो, हम गए मंदिर में, हमें बहुत अच्छे से जैसे मिलता है प्रसाद, और फिर उसके बाद किसी के घर में सत्संग था, तो फिर हमें गुरुजी का लंगर मिला। फिर उसके बाद दीदी कहती है चलो फिर से बड़े मंदिर। मैंने कहा दीदी आप सुबह तो हुआ हो, अभी 8 बज गए हैं, फिर से जाना है बड़े मंदिर? कहती है हाँ। सो उस दिन महाराज ने 3 बारी जो भी खाया, हमने सिर्फ महाराज का दिया प्रसाद खाया। अब मैं समझ गई कि गुरुजी कोई चीज के लिए ब्लेस कर रहे हैं, जो इतना प्रसाद खिला रहे हैं, शायद वो मुझे हिम्मत और ताकत दे रहे थे। साथ में क्या हुआ कि मेरे को बड़े मंदिर में जल प्रसाद मिला। जब जल प्रसाद मिला तो, और छोटे मंदिर में सुधा आंटी ने हमें डिवाइन प्रसाद दिया। अब ये 2 चीजें मेरे हाथ में आई और अगले दिन मैं बॉम्बे वापस चली गई, क्योंकि पता लग गया कि उनकी तबीयत फिर ठीक नहीं है। शायद मेरे को गुरुजी ने इसलिए वापस बुलाया कि उनके लिए ये ले जाओ, और मैंने इनके मुंह में जल प्रसाद एंड डिवाइन प्रसाद डाला। उसके बाद वो आईसीयू में गए, वहां पर हम ये सब नहीं कर सकते थे, और उसके बाद महाराज ने मेरी मम्मी को अपने पास बुला लिया। बट मैं कहती हूँ ये इतनी बड़ी मेहर करी उन्होंने, बिकॉज डॉक्टर कहते थे अगर, मतलब ये हम कह नहीं सकते कि ये कितनी देर ऐसे लटक जाएंगे, 2 हफ्ते, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल की कितनी देर। एंड मैं यही करती थी अरदास गुरुजी से कि गुरुजी ऐसी कंडीशन में तड़फने मत दो, इससे अच्छा तो आप इनको प्लीज अपने पास बुला लो। और महाराज ने बहुत दया करी कि उनकी सफरिंग एकदम कट शॉर्ट हो गई। एंड बस ऐसे ही बहुत बहुत मेहर करते हैं, लाइफ देते हैं, जहां लाइफ लेनी होती है वहां लेते हैं, और हर तरीके से बचाते रहते हैं, संभालते रहते हैं हर एक को। बस अंकल मेरे को अभी इस टाइम आई थिंक गुरुजी चाहते होंगे, तो ब्लैंक हो गया फिर से। जय गुरुजी।